हेलो नीटेरोस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो लास्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। कौन सी पढ़ ली हम लोगों ने? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता था, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड सोडा लाइम की प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देते थे और अल्केन बनाते थे। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट केस पढ़ा था, बताओ कौन सा, याद है आप लोगों को? बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन से? बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम की ज़रूरत भी नहीं होती डीकार्बोक्सिलेशन के लिए, उनको जस्ट हीट करो और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन शो करते हैं वो। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनका जो नेगेटिव कार्बन आयन बनता था वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता था। क्यों स्टेबल होता था? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में होता था वो, जिसकी वजह से उसका नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल होता था और हमें हीटिंग से ही डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखने को मिलती थी। फाइन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन। अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड याद है आपको? 2 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। 3 का मैलोनिक, 4 का सक्सीनिक, 5 का ग्लूटारिक OMSG, 6 का एडिपिक एसिड, 7 का पामेलिक एसिड। याद है ट्रिक? OMSGAP, ओम्स गैप, याद है? ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे? आज डीकार्बोक्सिलेशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और सोडा लाइम कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता? सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हमारा डीकार्बोक्सिलेशन होता है और अल्केन मिलती है हमें। ठीक है। अब होता कैसे? सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? अल्केन्स मिलते हैं। बेटा क्या मिलते हैं? अल्केन्स मिलते हैं। अल्केन्स। अब कैसे मिलते हैं? मैकेनिज्म देखेंगे। एनोड हमेशा याद रखना बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे हमेशा, इलेक्ट्रोलिसिस हो या कुछ भी हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। हमेशा, चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। ओके, ये कंसेप्ट दिमाग में याद रखना हमेशा। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होती है हमारी? एनोड पे कार्बोक्सिलेट आयन हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है और ये कार्बन से बॉन्डेड, चेन से बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पे आता है, तो CO2 हमारा रिलीज हो जाता है और R फ्री रेडिकल बन जाता है। ऐसे बहुत सारे R फ्री रेडिकल बनेंगे, तो ये 2 R फ्री रेडिकल मिलके RR एक अल्केन बना लेते हैं, RR। फाइन, समझ में आ गया? ओके, क्लियर हुआ? RR कैसे बना? ठीक है। ये तो थी हमारी एनोड की रिएक्शन। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे क्या होता है? हमेशा रिडक्शन। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो देखो K+ जो हमारा सॉल्ट का, सॉल्ट से आया था K+, वाटर से रिएक्ट करके KOH H+ बनाता है। अभी H+ का हमारा इलेक्ट्रॉन लेके रिडक्शन होता है और H2 गैस बनती है। तो कैथोड पे क्या रिलीज हो रहा है? क्या रिलीज हो रहा है? H2 गैस। एनोड पे क्या रिलीज हो रहा है? अल्केन। ओके, और CO2। अब इफ वी टेक फॉर्मिक एसिड सॉल्ट देन गैस इवॉल्व एट एनोड इज H2 + CO2। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन डीप में पूछेगा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से तो फॉर्मिक एसिड का पूछेगा। अब देखिए फॉर्मिक एसिड क्या होता है हमारा? फॉर्मिक एसिड होता है हमारा HCOO, इसका सॉल्ट लेंगे K+, ये सॉल्ट ले लिए बेटा। तो देखिए, ध्यान दीजिए, इस पार्ट से तो क्या बनेगा हमारा? CO2 बनेगा, और इस पार्ट से जो हमारा पहले R होता था तो RR बन जाता था। अभी H है तो क्या बनेगा? HH, मतलब हाइड्रोजन। क्या बनेगा हमारा? H2 गैस बेटा। क्या बनेगा? H2 गैस बनेगा। क्लियर है? तो एनोड पे अगर फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट ले लिया तो एनोड पे क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन, ये क्लियर है? नाउ इट इज़ गुड मेथड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल अल्केन्स इवन नंबर की। ये एक अच्छा मेथड है सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने का, वो भी इवन नंबर का। अल्केन्स एंड अल्काइंस कैन ऑल्सो, अल्कीन्स एंड अल्काइंस कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड। इस मेथड से हम लोग अल्कीन एंड अल्काइन भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखेंगे। पहले ये देखिए, इवन नंबर के सिमेट्रिकल अल्केन्स कैसे बनते?
एक R ग्रुप है दूसरे R ग्रुप से जुड़ रहा, ये क्या है, सिमेट्रिकल अल्केन है। क्या है, सिमेट्रिकल। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, इवन नंबर क्यों, अगर मान लो R 3 कार्बन का है और ये भी 3 कार्बन का होगा 6, इवन जोड़ो चाहे बेटा ऑड जोड़ो, इवन जोड़ो चाहे ऑड जोड़ो, हमेशा इवन नंबर ही आता है। तो हमें कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे अल्केन मिलेंगे, इवन नंबर के सिमेट्रिकल अल्केन मिलेंगे। ओके, क्लियर है। नाउ मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अब बताओ मीथेन क्यों नहीं बना सकते इस मेथड से, बताओ बताओ बेटा। मीथेन में एक ही तो कार्बन है, वो भी ऑड है, हम तो इवन नंबर के अल्केन्स बना सकते हैं ना इससे, ठीक है। अब देखिए इससे क्या बनेगा, अगर मैं इथेनोइक एसिड का सॉल्ट लूँगा और इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा इसका, तो इससे क्या होगा, ये डी कार्बोक्सिलेशन होगा बेटा, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बनेंगे, ये जोड़ के क्या बनाएंगे हमारा ईथेन। क्या है हमारा ईथेन। इसमें क्या होगा बताओ बताओ, ये डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, क्या बनेगा, बना लोगे, यही बन रहा सबका। इसमें बताओ क्या बनेगा, इतना डी कार्बोक्सिलेट कर दो, क्या बनेगा हमारा, याद रखना डी कार्बोक्सिलेशन के बाद एक कार्बन कम करना है, नहीं तो आप लोग C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर दें, नहीं, आपको एक कार्बन कम करना है पेरेंट चेन से। इसमें बताइए क्या होगा, सबसे पहले देखिए दोनों जगह डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या बनेगा हमारा, दोनों जगह डी कार्बोक्सिलेशन होगा, 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होती है रादर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, तो क्या बनेगा हमारा, ये यहाँ आ जाएगा, ये भी यहाँ आ जाएगा, क्या बनेगा अल्कीन। अभी बताया था ना, अल्कीन्स एंड अल्काइंस कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड। इसमें क्या होगा, यहाँ से भी डी कार्बोक्सिलेशन, यहाँ से भी डी कार्बोक्सिलेशन, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये क्या हमारा अल्काइन, ये क्या है अल्कीन। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये 2 एसिड्स को क्या बोलते हैं, ये हमारा मलेइक एसिड का सॉल्ट है। क्या है, मलेइक एसिड। ये क्या है, मलेइक एसिड का सॉल्ट, ये मलेइक एसिड है। ये क्या किस एसिड का है, फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट है बेटा। क्या है, फ्यूमेरिक एसिड सॉल्ट। अब बताओ मुझे कैसे याद है, मैंने आपको बताया था मिल जाते हैं दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके सेम साइड आ जाते हैं, फिर जाते हैं ऑपोजिट साइड चले जाते हैं, तो मिल जाते में मलेइक एसिड, फिर जाते में फ्यूमेरिक एसिड। अब देखिए अगर इनकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये डी कार्बोक्सिलेट होगा, ये डी कार्बोक्सिलेट होगा और इथाइन बनेगा आपका। इस केस में भी आपका इथाइन बनेगा। ये तो था इलेक्ट्रोलाइसिस इफेक्ट इनके ऊपर। अब अगर मैं इनके ऊपर हीटिंग इफेक्ट देखूं तो क्या होगा, डिफरेंस पता चलना चाहिए कि ये आइसोमर है लेकिन डिफरेंट किन वेज में है। देखिए अगर मैं इसको हीट करूँगा तो ये बेटा मलेइक एसिड हमारा एनहाइड्राइड देता है। क्या है, मलेइक एसिड। मलेइक एसिड हमारा हीटिंग पे एनहाइड्राइड देता है, लेकिन फ्यूमेरिक एसिड जो है बेटा, फ्यूमेरिक एसिड हमारा कोई रिएक्शन शो नहीं करता हीटिंग पे। इससे पता चलता है कि दोनों ही कंपाउंड में कहीं ना कहीं तो डिफरेंस है, ये आइसोमर है, समझ रहे हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट क्या थी हमारी डी कार्बोक्सिलेशन में, पहली थी सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, दूसरी थी कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे हुंस-डीकर रिएक्शन। अब हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या होता है, हुंस-डीकर रिएक्शन में आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन के साथ हीट करते हैं, समझ रहे हो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है हमारा अल्काइल ब्रोमाइड। ओके, और AgBr का प्रेसिपिटेट मिलता है। अब इसके कलर आपको याद है, AgF कैसा होता है, कलरलेस, AgCl कैसा होता है, वाइट कलर का, AgBr कैसा होता है, पेल येलो, और AgI कैसा होता है, डार्क येलो। ये आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ने को मिलेगा, आपका पोलराइजेशन इफेक्ट के वजह से कलर्स आते हैं इनमें। ओके, ये पेल येलो कलर का होता है, AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा,
CO2 इवॉल्व होगी, RBr मिलेगा। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है देखिए, ये माइनस ये प्लस सॉल्ट है, तो नेक्स्ट स्टेप में Ag प्लस Br माइनस निकल जाता है और Br पॉजिटिव आपका इसके ऊपर अटैक कर देता है कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर, तो ये बन जाता है आपका। अब देखिए ध्यान से, ब्रोमीन के ऊपर 3 लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, तो रिपल्सन होता है बेटा बहुत ज़्यादा, हैवी रिपल्सन होता है। हैवी रिपल्सन वैसे यहाँ पे क्या होता है, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस होगा तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे दोनों लोग, तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल रिलीज हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल बचेगा। ओके, तो क्या होता, फिर से वही स्टेप होगी, ये यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, CO2 निकल जाएगा, R फ्री रेडिकल बचेगा। ये R फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, RBr। क्लियर है, तो हमारा RBr बन गया, फाइन, RBr बन गया। याद रखेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो गया और RBr बन गया। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में अल्केन बना था, हमारा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में भी अल्केन बना है, और ब्रोमीन हुंस डी का रिएक्शन में क्या बना, RBr। ओके क्लियर, हुंस डी का रिएक्शन में इतना ही था। एक दो एग्जाम्पल करते हैं। ये इस सॉल्ट को अगर ब्रोमीन के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा, बताओ, ये पूरा चला जाएगा, CH3CH2Br, ये बना लोगे। ओके, इसमें क्या बनाएंगे, ये पूरा निकल जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, फाइन। ये क्या है, ये बनेगा यहाँ ये बनेगा, बना लेंगे। नाउ ये तो हमारा खत्म हो गया डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR भी खत्म हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR पे आ गए। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि आप लोग SN1 SN2 पढ़ते, उसी में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, फिर किसी और इलेक्ट्रोफाइल को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट कर देगा। इलेक्ट्रोफाइल आके दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मैंने आपको GOC2 के पहले लेक्चर में ही बताया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्टली कौन सा करते, बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स, फाइन। तो आज हम लोग एरोमेटिक, बेंजीन की वजह से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ ग्रुप। अगर बेंजीन के अंदर 2 ग्रुप आपके मेटा पोजीशन पे है, ऑर्थो पे है, पैरा पे, पोजीशन डिपेंड नहीं करती, डिपेंड क्या करता है, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। अब बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्यों डिपेंड कर रहा है बेटा, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो पॉजिटिव है, वो वहाँ जल्दी जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे बेंजीन के ऊपर आप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +M वाले ग्रुप बहुत सारे लगा दोगे तो उसकी ESR की तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं बेंजीन पे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तो ESR आपका कम हो जाएगा। तो समझ में आया, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, बेंजीन के अंदर वो कितना इलेक्ट्रॉन इनपुट दे रहा है, समझ रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। नाउ होता क्या है, बेंजीन है आपकी, ये बेंजीन है आपकी, बेंजीन में ये पाई बॉन्ड आपका टूटता है और इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे अटैक करता है। ओके, क्या बनता है, यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, तो हाइड्रोजन E+, ये आके जुड़ गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज आपका इस पाई बॉन्ड के सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। क्या करेगा, रेजोनेंस। ओके, तो ये रेजोनेंस करेगा, फाइन। तो क्या बनता है, ये एक इंटरमीडिएट बनता है हमारा, क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एरिनियम आयन बोलते हैं और वीलेंट इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसके 3 नाम हैं। ओके, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं इसको, एरिनियम आयन भी बोलते हैं, वीलेंट इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल आता है और न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन को लेके निकल जाता है, तो इस नेक्स्ट स्टेप में आपका इसमें कन्वर्ट हो जाता है।
मतलब E प्लस आया और H प्लस को हटा के खुद जुड़ गया, E प्लस ने H प्लस को रिमूव कर दिया बेंजीन में, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये हाइड्रोजन को निकाल के खुद जुड़ गया, तो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। E प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल था, H प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल था, तो E प्लस आया, H प्लस को रिमूव कर दिया, खुद जुड़ गया। अब हमें कौन कौन से जनरल इलेक्ट्रोफाइल देखने हैं, हैलोजन पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, R पॉजिटिव, RCO11 पॉजिटिव, ये हमारे जनरल इलेक्ट्रोफाइल रहेंगे। ठीक है, अब रेट ऑफ ESR का रेट किस पे डिपेंड करेगा, पहले ही बता चुका हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन कौन बढ़ाता है सबसे ज़्यादा, +M, देन +H, देन +I। कम कौन करता, -I, -S। सबसे ज़्यादा कम कौन करता, -M। तो -M जहाँ पे ग्रुप होगा वहाँ रिएक्टिविटी या रेट कैसा होगा, सबसे कम होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या होते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं रिंग को, उसको क्या बोलते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं रिंग से उनको क्या बोलते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। साथ साथ एकदम नोट्स बनाते चलना, फाइन। अब रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हमारे, +M, +H, +I। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से, -I, -H, -M। और +H और +M ग्रुप हमारे कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। +H एंड +M ग्रुप कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और -M और -H कैसे ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। मैं आपको रेजोनेंस में ये बताया था कैसे ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है, कैसे ये पैरा डायरेक्टिंग है। अभी एक रिकैप करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बेंजीन रिंग है, ओके, इसके ऊपर OH लगा हुआ है बेटा। क्या लगा हुआ है, OH। तो अगर ये OH अपना लोन पेयर डोनेट करेगा बेंजीन रिंग के अंदर, तो बताओ कहाँ कहाँ नेगेटिव आएगा। मैं पहले ही करवा चुका हूँ आपको, यहाँ नेगेटिव आएगा, या यहाँ पे आएगा, या यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हमारी ऑर्थो पोजीशन है, ये हमारी पैरा पोजीशन है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव E+ आ रहा होगा OH के रिस्पेक्ट में कहाँ कहाँ आ सकता बताओ, या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे। इसलिए +M या यहाँ पे हमारा +H ग्रुप लगा होता। कैसा लगा होता, +H ग्रुप लगा होता। तो ये क्या करते, ये हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको ऑर्थो या पैरा पे डायरेक्ट करते कि तू जाके ऑर्थो पे जाके जुड़ या पैरा पे जाके जुड़। ठीक है, अब हम लोग बाद में पता करेंगे ऑर्थो हमारा डोमिनेंट रहेगा या पैरा डोमिनेंट रहेगा। सिमिलरली अगर -H ग्रुप होता, अब -M के केस में क्या होता, देखो बेटा, -M के केस में फॉर एग्जांपल ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये NO2 लगा है हमारा। NO2 कैसा है, -M ग्रुप है। NO2 कैसा है, -M ग्रुप। तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से निकाल लेता और क्या करता, यहाँ पे पॉजिटिव आता, यहाँ पे पॉजिटिव आता, यहाँ पे पॉजिटिव आता। अब देखो ऑर्थो और पैरा पे तो हमारे पॉजिटिव जनरेट है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल को आना है तो ऑर्थो पैरा पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिव है हमारा। तो अब बताओ कहाँ आ सकता है, एक ही पोजीशन बची, मेटा पोजीशन बेटा, मेटा पोजीशन पे आ सकता है। इसलिए अगर रिंग में हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है या -M -H वाले ग्रुप हैं, वो कैसे डायरेक्ट करते हैं, मेटा पे जाके जोड़। इलेक्ट्रोफाइल को बोलते हैं मेटा पे जाके जोड़, तो इसलिए इनको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इनको क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। याद रखेंगे बिल्कुल, फाइन। अब देखो हैलोजन का एक स्पेशल केस है, हैलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू +M इफेक्ट। हैलोजन्स के पास क्या है, लोन पेयर है, तो हैलोजन का +M इफेक्ट होता है बेंजीन के ऊपर। तो हैलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू +M इफेक्ट एंड आर रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब देखो +M इफेक्ट के वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन डीएक्टिवेटिंग भी है सेम टाइम पे। क्यों, क्योंकि इनका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इनका -I डोमिनेंट होता है +M के रिस्पेक्ट में। तो -I अगर डोमिनेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा है, डोनेट करने की कम। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है +M की वजह से, लेकिन रिंग को डीएक्टिवेट भी करते हैं डोमिनेंट -I की वजह से। याद रहेगा ये केस बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही से याद रखना है हैलोजन्स का, कि हैलोजन्स आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एट द सेम टाइम वो रिंग डीएक्टिवेटिंग भी है। क्वेश्चन आपके लिए, कंपेयर द रिएक्टिविटी टुवर्ड ESR। कितना सिंपल है, मतलब अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है
तो कितने आराम से कर लेंगे। वीडियो पॉज करिए और इसको ट्राई करिए करने का। कर लिया? अब देखो मैं बताता हूँ। ESR का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक ही फंडा है रिएक्टिविटी का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन। तो इस केस में देखो यहाँ प्लस m लगा रहा ये और माइनस I लगा रहा, यहाँ कुछ नथिंग, यहाँ क्या लग रहा नथिंग, यहाँ नथिंग, यहाँ क्या लग रहा -m -I। अब बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी? फर्स्ट केस में सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देन सेकंड केस में सबसे कम, थर्ड केस में। तो रेट भी ESR का यही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसको करो ट्राई। +H और +I देखो यहाँ पे क्या है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो +H कैसा है, सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, फिर थोड़ा कम है, फिर थोड़ा और कम है, यहाँ सबसे कम है +H। ओके, तो +H से ही डिसाइड हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के अंदर। तो रेट क्या आएगा हमारा, फर्स्ट का सबसे ज़्यादा, देन सेकंड का, देन थर्ड का, देन फोर्थ का। कर लेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला ट्राई करो। ESR से बेटा आपके इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा कि जिसमें ESR का रेट पूछा गया हो आपसे। यहाँ क्या देखो +m, यहाँ भी हेलोजेंस का कैसा होता है डोमिनेंट, -I। हेलोजेंस का डोमिनेंट कैसा होता है -I। बस डायरेक्टिंग नेचर इनका ऑर्थोपैरा होता है, ध्यान रखना। डोमिनेंट तो इनका -I होता है, रिंग डीएक्टिवेटिंग होते हैं ये। यहाँ +H, यहाँ -m। तो सबसे ज़्यादा रेट किसका आएगा, फर्स्ट का आएगा, देन थर्ड का आएगा, देन सेकंड का आएगा, लास्ट में आएगा इसका फोर्थ का। समझ में आ गया लास्ट में फोर्थ का क्यों आ रहा है? लास्ट में फोर्थ का इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ -m ग्रुप है। इसको करिए। पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है आपका रेट ऑफ ESR। बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितना ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन इनपुट दे रहा है बेंजीन के अंदर, उस पर डिपेंड करता। तो देखिए यहाँ पे ये वाला भी +m लगा रहा है, OCH3 भी +m लगा रहा है बेंजीन के अंदर। यहाँ +m -I, +m +H +I, +m +m। यहाँ +m NH2 का कैसा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, या मैं बोल दूँ -I कैसा है, थोड़ा सा कम है। ओके, तो सोचो, बताओ कौन सा आएगा सबसे आगे? सबसे आगे आएगा बेटा हमारा फोर्थ नंबर का रेट में, फोर्थ नंबर का रेट में सबसे आगे आएगा, देन फर्स्ट नंबर का आएगा। अब सेकंड एंड थर्ड में कौन आगे आएगा बेटा, थर्ड नंबर का, देन आएगा सेकंड नंबर का। कर लेंगे? कोई डाउट? फाइन। अब इसको बताओ, 3 रिंग है आपकी, 1 2 3। अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ खड़ा होके देखेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ खड़ा होके देखेगा अगर, तो वो कौन सी रिंग के पास जाना चाहेगा? सोच के बताओ कौन सी रिंग के पास जाएगा। सोच लिया? देखो इस रिंग के लिए ये क्या है, +m इफेक्ट है। इस रिंग के लिए ये क्या है, +m है। ये ग्रुप क्या है, जो ये C डबल बॉन्ड हो लगा, ये क्या करेगा बेटा, ये इस रिंग से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। ये क्या है, -m। सिमिलरली इसके लिए भी क्या है, -m। तो देखो बीच वाली रिंग के ऊपर तो क्या लग रहा, +m भी लग रहा, -m भी लग रहा। इस वाली रिंग के लिए क्या लग रहा, टोटल -m। यहाँ क्या लग रहा, टोटल +m। तो अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले फर्स्ट के पास जाएगा, देन सेकंड के रिंग के पास जाएगा, सबसे लास्ट में अगर उसको प्रायोरिटी देनी होगी तो थर्ड रिंग को प्रायोरिटी देगा। क्लियर है बिल्कुल? अब सोचो कैसे होगा, वही सिंपल से कंसेप्ट। बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ +m +m +H -m -m। तो सबसे ज़्यादा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
सबसे ज़्यादा 1 की, देन 2 की, देन 3 की। कर लेंगे, कितना सिंपल है, बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गए आपके रेट के क्वेश्चन। अब हमें डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी, जिसमें क्या है आपका हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, आपका नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन। ओके, अब देखिए हेलोजन की रिएक्शन Fe डार्क में या FeX3 या AlX3 की, ये क्या है आपके FeX3 AlX3 क्या है, लुईस एसिड। इनका यूज़ क्या है आगे बताऊंगा मैं। इनकी प्रेजेंस में अगर बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाते हैं, अराइल हैलाइड। क्या बनाते हैं, अराइल हैलाइड। क्या है हमारे बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगाओ तो क्या बोलते हैं, अराइल हैलाइड। ओके, अब देखिए इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है। देखिए FeX3 हेलोजन की प्रेजेंस में FeX4 माइनस बनाता है और X पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। ये इलेक्ट्रोफाइल पिछले जहाँ पे मैंने आपको बेसिक मैकेनिज्म बताई थी बेटा, ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करता है, देन न्यूक्लियोफाइल आके हाइड्रोजन को लेके जाता है। फाइन, हाँ, तो ये हमारा X पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया और कॉमन मैकेनिज्म जैसी है उसके थ्रू प्रोसीड करेगा। ऐसी नाइट्रेशन कैसे कराते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। जब ये दोनों अगर बेंजीन के ऊपर डाले जाते हैं तो क्या बनता है हमारा, नाइट्रोबेंजीन। अब कैसे बनता है, ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो NO2 पॉजिटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल आपकी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है इंपॉर्टेंट, जो है ये हमारा OH दे रहा तो ये बेस की तरह रिएक्ट करता है, एक्ट करता है इस रिएक्शन में, और यहाँ से H आ रहा तो ये एसिड की तरह, तो ये भी पूछ लिया जाता। नाइट्रेशन में H2SO4 आपका कैसे बिहेव करता है, एसिड की तरह। नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड कैसे बिहेव करता है, बेस की तरह। क्लियर है, फाइन। अब ये क्या है हमारा सल्फोनेशन में क्या डालते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। कैसे बनता है, आपका दो H2SO4 आपस में रिएक्शन करते हैं, एक एसिड की तरह बिहेव करता है, एक बेस की तरह बिहेव करता है, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाता है, सल्फोनिक एसिड का पॉजिटिव SO3H पॉजिटिव। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, तो वही पूरी प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब अगर RCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ले लें तो क्या होगा, RCl हमारा AlCl3 की प्रेजेंस में AlCl4 माइनस बनाता, R पॉजिटिव बनाता। R पॉजिटिव क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल है तो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा ESR, तो अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्काइल बेंजीन। अब इस रिएक्शन की नेमिंग रिएक्शन बेटा, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब अगर RCOCl ले लें, एसिड हैलाइड ले लें, तो क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को, पहले प्रोसीड कैसे करती, आपका ROCl को क्या AlCl3 से रिएक्ट करके AlCl4 माइनस बना लेता, RC डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव बना देता। अब क्या होगा, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर जाके अटैक करेगा। फाइन, तो क्या बनेगा हमारा, RC डबल बॉन्ड हो फिनाइल, तो ये हमारा प्रोडक्ट मिलेगा बेटा। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। याद रखेंगे, ये अल्काइलेशन है, ये असाइलेशन है। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आपको मैं बहुत दिनों से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ कार्बोकैटायन बन रहा है बेटा। कार्बोकैटायन जब भी बनता है तो वहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। क्या पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट। तो जितनी भी आपकी फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे पहले आपको कार्बोकैटायन बनाना है, फिर उसका जो रीअरेंज करके मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म बन सकता है
उसका अटैक करवाएंगे बेंजीन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो बनता है उसका मैं पहले ही बता चुका हूँ, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर पॉजिटिव है तो वो शिफ्टिंग नहीं करता है, वो रीअरेंजमेंट नहीं करता है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऐसा का ऐसा ही जुड़ जाता है। अब देखिए AlCl3 FeX3 FeBr3 FeCl3 क्यों डाल रहे हैं बेटा, ये हमारे लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या करते हैं, हमारे लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट। अगर देखिए आपका AlCl3 है और ये Cl माइनस अगर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये AlCl4 माइनस। ये क्या है बेटा, लुईस एसिड। क्या है, लुईस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर। क्या है, लोन पेयर एक्सेप्टर। तो इनका काम क्या होता है, रिएक्शन में डालने से, इनके डालने से हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन होने लगता है। तो देखिए द फंक्शन ऑफ लुईस एसिड इज टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल AlCl3 FeCl3 FeBr3 ZnCl2 SbCl5 SnCl2। ये हमारे क्या है, लुईस एसिड के एग्जाम्पल। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एनिलीन डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एज एनिलीन इज अ बेस व्हेन वेयर एज AlCl3 इज अ लुईस एसिड। अब देखिए एनिलीन आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करती। अब क्यों नहीं करती, एनिलीन हमारा क्या है, NH2 ग्रुप है एनिलीन में। NH2 ग्रुप क्या होता है, हमारा बेस होता है। और AlCl3 क्या है, लुईस एसिड। AlCl3 क्या है, लुईस एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, तो हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन प्रोसीड करती ही नहीं है। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तब भी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, ना तो एसाइलेशन ना अल्काइलेशन। क्यों नहीं होता, जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके नेगेटिव आयन बनाता है, और नेगेटिव आयन आपका AlCl3 से क्या करता है, रिएक्ट करता है, क्योंकि AlCl3 क्या है आपका, लुईस एसिड। तो हमारी इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द बेंजीन -M-H then it will not give Friedel-Crafts reaction as Lewis acid AlCl3 get bonded to electron withdrawing group। AlCl3 क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से बाइंड कर जाता है। तो दो बातें याद रखें, ना तो एनिलीन आपका Friedel-Crafts रिएक्शन देता है, ना ही आपके वो बेंजीन जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। Friedel-Crafts रिएक्शन के लिए ध्यान रखें ये बात, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिन पे लगे वो रिएक्शन नहीं देंगे आपके Friedel-Crafts, और जिनके ऊपर एनिलीन NH2 ग्रुप लगा है। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से है, एल्डिहाइडिक एसिड, कीटोनिक ग्रुप आपके NO2 CCl3 और NH2। ये वाला केस क्या है, एसिड बेस रिएक्शन का केस है। ओके, तो इनमें अगर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, अगर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन करवाएंगे तो नो रिएक्शन नहीं होगी। अब टॉलिन ले लो या क्लोरोबेंजीन ले लो, स्लैश का मतलब है क्लोरोबेंजीन ले लो या टॉलिन ले लो। ओके, अगर Cl2 की रिएक्शन HNU के प्रेजेंस में करवाएंगे, पहले तो ये रिएक्शन आइडेंटिफाई करो क्या है। ये रिएक्शन क्या है, FrSi फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में करवाते थे ना, याद है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आता जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में एक और हटा देगा, नेक्स्ट स्टेप में एक और हटा देगा। ओके, अब देखो अगर क्लोरीन की रिएक्शन FeCl3 के प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये तो क्या है हमारी ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और हमारे +H या हैलोजेंस कैसे हैं, ऑर्थो पैराडाइटिंग। कैसे हैं, ऑर्थो पैराडाइटिंग। ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये हमारा पैरा प्रोडक्ट है। तो क्या आ जाएगा, Cl पॉजिटिव हमारा H पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा। ऐसे यहाँ से CH3 पॉजिटिव ऑर्थो पैरा पे आ जाएगा, यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव ऑर्थो एंड पैरा पे आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल NO2, तो यहाँ पे ऑर्थो पे आके जुड़ जाएगा या पैरा पे आके जुड़ जाएगा। दोनों ही हमारे हैलोजन या CH3 कैसे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ओके, अब अगर फिनॉल ले लूँ मैं आपका रिएक्टेंट, तो अगर Br2CCl4 की, Br2CCl4 क्या है, ब्रोमिनेशन इन कैसा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट।
तो क्या होगा बेटा आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, ये पैरा प्रोडक्ट बनेगा। अब ब्रोमिनेशन इन अगर वाटर ले लें, ये इंपॉर्टेंट केस है, अगर ब्रोमिनेशन इन वाटर ले लें, पोलर सॉल्वेंट ले लें, तो फिनॉल जो है आपका फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और फिनॉक्साइड आयन का प्लस एम बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है बेटा। तो क्या प्रोडक्ट बनता है आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है बेटा। क्या बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये कैसा होता है आपका वाइट पीपीटी, कैसा होता है वाइट पीपीटी, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, इंटेंसिव आपका ब्रोमिनेशन हो जाता है। अगर डाइल्यूट HNO3 ले लें हम लोग और डाइल्यूट H2SO4 ले लें, अब फिनॉल के ऊपर बेटा देखो थोड़ा ये बहुत ही ज़्यादा प्लस एम ग्रुप है OH आपका जो है, तो इसके लिए चीज़ों को थोड़ा लो करना पड़ा, लो इंटेंसिटी करनी पड़ रही है हमें। तो यहाँ पे क्या ले लिया डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट H2SO4, तो क्या बनेगा हमारा ये OH ये NO2 प्लस OH ये NO2। अब आप बताओ दोनों में मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा। देखो बेटा यहाँ पे क्या है बेटा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 ले लें, इंटेंसिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा NO2 पॉजिटिव प्रोड्यूस होंगे, बहुत ज़्यादा NO2 पॉजिटिव प्रोड्यूस होंगे, तो क्या बनेगा हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और याद है इसको क्या बोलते थे, पिक्रिक एसिड, मैंने आपको फोटो भी दिखाया था, इसको क्या बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड कैसा होता है, ऐसा होता है पिक्रिक एसिड। तो क्या बनेगा हमारा NO2 NO2 NO2, ये क्या हमारा पिक्रिक एसिड। क्लियर है, समझ में आया। आगे अगर टॉलिन के ऊपर, अब देखो बेटा सॉरी टॉलिन नहीं एनिसोल, एनिसोल में आपका फिनॉल जितना इंटेंसिव आपका प्लस एम नहीं है, फिनॉल क्या फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो रहा था, ये फिनॉक्साइड आयन में थोड़ी ना कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी सारी रिएक्शन कैसी होगी, लो इंटेंसिटी वाली होगी। तो अगर ये करवाएंगे तो क्या सा ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट मिल जाएंगे बेटा। इसमें क्या होगा बताओ बताओ, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ये ऑर्थो हो गया। सिमिलरली पैरा प्रोडक्ट बना दो, CH3 हो गया, यहाँ पे असाइल ग्रुप आ जाएगा OCH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो CH3 OCH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। इसमें क्या होगा कंसनट्रेटेड, इसमें इंटेंसिव नाइट्रेशन नहीं होगा, इसमें नॉर्मली चलेगा। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनिसोल बन जाएंगे प्रोडक्ट। ओके, अब देखो ये सारे कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती इनके ऊपर, क्या नहीं होती, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। तो नाइट्रेशन तो हो जाएगा, नाइट्रेशन कहाँ होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ESR में कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग क्यों होते, मैंने अभी पीछे बताया था ना कि ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव होता है, सिर्फ मेटा ही एक ऐसी रिलेटिव इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होती है जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे नाइट्रो आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा मेटा पोजीशन पे
Br आ जाएगा, यहाँ नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अब देखो बेटा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को आप इससे कंपेयर मत करना, क्योंकि ये भी लुईस एसिड है, ये भी लुईस एसिड है। तो आप सोच रहे होगे फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में लुईस एसिड से रिएक्शन हो रही है, इसमें क्यों नहीं हो रही? देखिए हर जगह कुछ केमिकल सिचुएशंस होती हैं, जरूरी नहीं हर जगह वही चीज़ हो रही हो। आपको बस ये वाला केस याद रखना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, सिर्फ आपको फ्रेडल क्राफ्ट का केस याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले केसेस में फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। ओके, ये वाली रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी की है। इसमें क्या होता है, CH3Cl FeBr3 की प्रेजेंस में अटैक करता है किसके ऊपर? बेंजोइक एसिड। ये कैसा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। याद रखना फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करानी आपको AlCl3 की प्रेजेंस में, लेकिन यहाँ पे FeBr3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ये आपका कैसा है, एनसीईआरटी में दिया, एनसीईआरटी डोज। तो क्या बनेगा हमारा, मेटा प्रोडक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, मेटा प्रोडक्ट। ओके, मेटा बना देंगे, फाइन। यहाँ पे अगर मैं AlCl3 डाल देता तो क्या होती रिएक्शन? नहीं होती है। ओके, इसमें क्या होगा, एनिलीन के ऊपर अगर Br2 वाटर डालें, जैसे फिनॉल एक्सटेंसिव प्लस एम शो कर रहा था, यहाँ भी कैसा प्लस एम बेटा, कैसा बहुत हाई प्लस एम शो करते हैं, कैसा बहुत हाई प्लस एम शो करते। तो इसमें क्या बनता है, 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन। क्या बनता है, 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन। Br। और ये कैसा होता है, वाइट पीपीटी। ये भी कैसा होता है, वाइट पीपीटी। कैसा होता है ये, वाइट पीपीटी। याद रखेंगे फिनॉल के ऊपर भी अगर ब्रोमिनेशन करवाओगे तो 2,4,6 बनेगा आपका और वाइट पीपीटी होगा। एनिलीन के ऊपर भी ब्रोमिनेशन करवाओगे, कैसे सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में, तो क्या होगा आपका, वाइट पीपीटी बनेगा 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन का। अब अगर मैं एनहाइड्राइड की रिएक्शन एनिलीन के ऊपर कराऊं तो कैसे होगी रिएक्शन, देखो ये आपका लोन पेयर ऐसे आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और ये आपका चला जाएगा वापस। अगेन क्या होगा, ये जो नेगेटिव आपका यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आया, ये वापस आपका यहाँ आएगा, और ये आपका बॉन्ड माइनस CH3COO माइनस निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा। ओके, तो बनेगा क्या हमारा, ये बेंजीन के ऊपर NH डबल बॉन्ड हो CH3। अब देखो फाइन, ये बन जाएगा। इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं एसेट एनालाइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एसेट एनालाइड। याद रखना, मैं इसको बीच बीच में आपको लेक्चर्स में याद दिलाऊंगा क्या बना ये। तो ये क्या हमारा एसेट एनालाइड। ये एसेट एनालाइड का बनाना का सिग्निफिकेंस क्या है, एसेट एनालाइड जो होता है बेटा हमारा, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था एनिलीन में, ये बहुत ज़्यादा प्लस एम शो कर रहा था। इसको क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल कर लेते हैं। अब कंट्रोल कैसे कर लेते हैं, ये देखो, ये जो लोन पेयर है बेटा, ये यहाँ पे भी कंजुगेशन में भी है और यहाँ भी कॉन्जुगेशन में। तो इस लोन पेयर को हमने थोड़ा सा बिजी कर दिया। क्या कर दिया, बिजी कर दिया लोन पेयर को। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ भी कॉन्जुगेशन में ले आया उसको, और बेंजीन के साथ, तो इसका प्लस एम इफेक्ट जो है बेंजीन के ऊपर कम हो जाएगा। तो जो एक्सटेंसिव ब्रोमिनेशन हो रहा था वो अब नहीं होगा। तो क्या होगा अब यहाँ पे बेटा, नेक्स्ट स्टेप में आपका NH डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे क्या ऑर्थोपैरा, आपके ऑर्थोपैरा बन जाएंगे प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे आपका सिर्फ पैरा बना ले रहा हूँ, ये Br। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में वाटर डालते हैं। वाटर डालने से क्या होता है आपका HOH, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, पोलर बॉन्ड आपके टूट जाते हैं जो बीच के लिए आपने बनाए थे। तो क्या बन जाता है आपका एनिलीन और ये पैराब्रोमो। क्लियर हो गया कि जो आपका एक्सटेंसिव ब्रोमिनेशन हो रहा था यहाँ पे, इसको कंट्रोल कैसे किया है, इसको कंट्रोल किया हमने एसिड एनालाइड बना के। कैसे कंट्रोल किया, एसिड एनालाइड बना के। समझ में आ गया। सिमिलरली अगर आप लोग
नाइट्रेशन करवाएंगे तो क्या होगा आपका, नाइट्रेशन से फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका फाइन। क्लियर है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये बीच में वाटर वाली रिएक्शन नहीं करवाई, यही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है। एसिड एनालाइड से हमने क्या किया, उसके लोन पेयर की इंटेंसिटी कम कर दी प्लस एम शो करने की, इंटेंसिटी कम कर दी तो क्या जो एक्सटेंसिव ब्रोमिनेशन हो रहा था वो अब नहीं होगा, कंट्रोल कर लिया हमने, कंट्रोल कर ली रिएक्शन। नेक्स्ट जो एनिलीन है आपका, इसके ऊपर आप कंसनट्रेटेड HNO3 डालते हैं। ये NCERT की बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसका सवाल ऑल्दो अभी तक नहीं आया लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। एनिलीन के ऊपर जब कंसनट्रेटेड HNO3 डालते हैं हम लोग और सोचते हैं कि नाइट्रेशन होगा, लेकिन कुछ हमें बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक, बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। क्या होता है, सबसे पहले कंसनट्रेटेड HNO3 से H+ आता है और एनिलीन पे आके जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, एनिलीन पे आके जुड़ के ये बनाता है। अब देखो जो आपका लोन पेयर फ्री था वो तो हाइड्रोजन ने ले लिया, अब ये जो ग्रुप हो गया आपका, ये ग्रुप अब बहुत ही खतरनाक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। ये कैसा, बहुत ही हाई -M ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, सॉरी -I। जब -I लगाएगा तो -I पोजीशन डिपेंडेंट नहीं होता, -I हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो सब अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में अगर चेक करूं बेटा, आप ही बताना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से कैसा होगा। अगर -I शो कर रहा है ये, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, हमारे पैरा पोजीशन पे, ठीक है, क्योंकि -I डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जो पास में होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो ये समझाने के लिए है सिर्फ। तो अब बताओ आप सबसे जल्दी अटैक कहाँ पे होगा, बताओ बताओ। अगर NH2 होता सिर्फ तो ऑर्थो पैरा देखने को मिलते हमें, मेटा देखने को नहीं मिलते। अब NH2 हमारा रहा ही नहीं, NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, जो कि स्ट्रॉन्ग -I एक्सर्टिंग ग्रुप है। तो ऑर्थो प्रोडक्ट भी है, मेटा भी है, पैरा भी बनेगा। कैसे बनेगा देखो, अब हमारे तीनों पोजीशन फ्री है, ऑर्थो मेटा पैरा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा वो प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा, तो ऑर्थो प्रोडक्ट हमारा कितना बनता है, 2% ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। मेटा प्रोडक्ट 47% और पैरा प्रोडक्ट 51%। जहाँ मेटा प्रोडक्ट आपका 0% बनना चाहिए था, वहाँ 47, वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट बन गया बेटा। ये ऑलमोस्ट आधा मेटा प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है इस केस में आपको। तो साइंटिस्ट तो बहुत ही ज़्यादा मतलब चकरा गया कि ये कैसे हुआ। तब उन्होंने बताया कि ऐसे मैकेनिज्म प्रोसीड की होगी कि H+ पहले NH2 पे जुड़ गया और पॉजिटिव बन गया, जिसकी वजह से -I इफेक्ट आ गया उसका, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट से ऑर्थो मेटा पैरा तीनों प्रोडक्ट बनेंगे। पैरा सबसे ज़्यादा, मेटा देन ऑर्थो सबसे कम। देखो स्क्रीन पॉज करो, उसको रीड करो, NCERT की लाइन क्या लिखी है इसमें, वहाँ पे कर लिया। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव इज ऑल्सो फॉर्म्ड। समझ रहे हो सिग्निफिकेंट अमाउंट क्यों बना, क्योंकि ये -I शो करने लगता है, NH3 पॉजिटिव। नेक्स्ट एनिलीन का अगर सल्फोनेशन करवाएंगे, सबसे पहले क्या होता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद क्या होता है, रीअरेंजमेंट होके ये क्या बनता है, सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड क्या होता है, सल्फोनिक एसिड पे एक साइड पैरा पोजीशन पे NH2 लगा दो। क्या लगा दो, NH2, तो उसको क्या बोलते हैं, सल्फानिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड। अब इसमें क्या होता है, NH2 आपका बेस है और सल्फोनिक एसिड क्या है आपका, एसिड। तो एसिड आपका H+ रिलीज करता है, NH2 आपका H+ रिसीव कर लेता है। तो क्या बोलते हैं इसको, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जब प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वेटर आयन। इसको क्या बोलते हैं, ज्वेटर आयन, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब आपका एनिलीन होनो HNO2 के साथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड होनो के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है आपका, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है हमारा,
बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये HNO2 क्या है बेटा, आपका बहुत ही अनस्टेबल एसिड होता है, इसलिए इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड बोलते हैं। फ्रेशली कैसे बनता, NaNO2 की रिएक्शन हम लोग HCl के साथ करते हैं तो तुरंत के तुरंत HNO2 बनता है। HNO2 कैसा होता, HONO, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, होनो। HNO2 क्या है हमारा, होनो। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होनो की रिएक्शन जब हम लोग एनिलीन के ऊपर कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसा होता है, ऐसा, दोनों ही फॉर्म इसके सेम है। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का बनना बहुत बड़ी बात है, इससे मतलब बहुत सारी रिएक्शन आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कम से कम 8 से 10 रिएक्शन, 3 से 4 तो आपकी नेमिंग रिएक्शन इससे सॉल्व होंगी और 8 से 10 रिएक्शन आपको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से करने को मिलेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाई फॉर्मेशन, जो हमारी मार्केट में सिंथेटिक डाई आती हैं वो कैसे बनती है। अगर हमारे डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन एनिलीन से करवा देते हैं, किससे करवाते हैं, एनिलीन से, तो क्या होता है, ये तो हमारा डाइजोनियम का पार्ट है और ये हमारा हाइड्रोजन और Cl निकल जाता है बेटा, क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन और Cl निकल जाता है। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट का पार्ट है, एनिलीन का पार्ट है, ठीक है। तो कैसी डाई बनती है हमारी, येलो डाई बनती है। कैसी डाई बनती है, येलो डाई। जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोजन और ये Cl निकल जाता है, ये वाली येलो डाई बनती है, ठीक है। ये क्या हमारा डाई फॉर्मेशन। अब अगर फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं बेटा, फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं तो कैसी बनती है, ऑरेंज डाई बनती है। इसका H, इसका Cl दोनों निकल जाते हैं, ये बनता है, ये कैसी हमारी, ऑरेंज डाई। ये क्या हमारा, बीटा नेप्थॉल, क्या है हमारा, बीटा नेप्थॉल, ये हमारा बीटा नेप्थॉल। बीटा नेप्थॉल की रिएक्शन जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से होती है तब भी हमारी रेड ऑरेंज डाई बनती है। कैसी बनती है, रेड ऑरेंज डाई। अब आप सोच रहे हो कलर कैसे याद रखेंगे, देखो एनिलीन से जितने भी डाई बनाओगे आप, एनिलीन से जितने भी डाई बनाओगे उनका ऑरेंज कलर याद रखना। कैसा याद रखना, ऑरेंज कलर। और जिनमें भी OH वाले कंपाउंड से अगर डाई बना रहे हो, OH वाले कंपाउंड से डाई, जैसे फिनॉल, बीटा नेप्थॉल, इनमें ऑल आ रहा है, इनके ऑल में ही ऑरेंज छिपा हुआ है, ऑल में ही ऑरेंज छिपा हुआ है, तो इनके नाम में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जो आपके फिनॉल से डाई बनेगी वो ऑरेंज होगी, जो आपकी एनिलीन से डाई बनेगी वो येलो होगी। तो ऑल वाले याद कर लो आप लोग, बीटा नेप्थॉल, फिनॉल से जो डाई बनेगी ऑरेंज होगी। ओके, नाउ NCERT का थोड़ा सा डोज चाहिए आप लोगों को। ये स्लाइड देखिए क्यों लाया हूँ। पहले तो आप लोग सल्फोनेशन देख लीजिए, H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, देन रीअरेंज होकर सल्फानिलिक एसिड बनेगा, देन लास्ट में आपका ज्वेटर आयन बनेगा। ओके, अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये वाली लाइन इम्पॉर्टेंट है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विथ अमोनियम क्लोराइड। ये बोल रहा है कि एनिलीन का जो NH2 का लोन पेयर है, ये AlCl3 जो कि आपका लुईस एसिड है, इससे रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है। द लुईस एसिड विच इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। AlCl3 आपका क्या था, कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जा रहा था, लेकिन कैटलिस्ट ही आपका सबस्ट्रेट से रिएक्ट कर गया। ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड हैंस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड फॉर द फर्दर रिएक्शन। जिसकी वजह से क्या होता है, आपका नाइट्रोजन जो है आपका, जब आपका लोन पेयर डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और बेंजीन रिंग के ऊपर कैसा लगाने लगेगा इफेक्ट, प्लस, सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसलिए हमारी एसिटाइलेशन और अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं होती है। ओके, ठीक है, फिर पढ़ते रहिए और कहीं भी कोई भी डाउट हो उसको लिख कर रखिए और हम लोग को एटलीस्ट इन्फॉर्म कीजिए कमेंट सेक्शन के थ्रू, या हमारे टेलीग्राम चैनल नीटेरो पे जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे बताइए। हमारा मेल है support@neetero.com, उस पर लिखिए। बाकी आपको कहीं भी दिक्कत है, डू लेट अस इन्फॉर्म। ओके, बाकी पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।